चलिए, तो इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं माइनर्स एग्रीमेंट। ठीक है, इसमें हम कवर करेंगे कि माइनर्स एग्रीमेंट क्या होता है, माइनर का मीनिंग क्या होता है, पोजीशन क्या है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, नेचर क्या है, अगर माइनर का एग्रीमेंट हो गया तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, क्या कोई एक्सेप्शन है, फिर रेस्टिट्यूशन का प्रिंसिपल कैसे अप्लाई होता है माइनर के खिलाफ, केस लॉस और कंक्लूजन। चलिए हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन। अब हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। देखिए, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट इज़ एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा कहाँ पर लिखा है? ऐसा लिखा है सेक्शन 10 में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के। ठीक है, कि यदि आपको एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो पार्टी शुड बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, अब प्रश्न ये उठता है कि पार्टी कॉम्पिटेंट कब होती है? पार्टी कॉम्पिटेंट होती है जब वो एज ऑफ मेजॉरिटी की हो। ठीक है, ऐसा कहाँ लिखा है? ऐसा लिखा है सेक्शन 11 में। सेक्शन 10 बोलता है कि पार्टी कॉम्पिटेंट होना चाहिए। हु इज कॉम्पिटेंट, ये लिखा है सेक्शन 11 में। ठीक है, चलिए, तो इंट्रोडक्शन में पहले क्या लिख दिया कि पार्टी कॉम्पिटेंट होना चाहिए, और कॉम्पिटेंट कौन है वो सेक्शन 11 में लिखा है। तो यदि माइनर कोई भी एग्रीमेंट करता है तो ये माना जाएगा कि वो लीगली कॉम्पिटेंट नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, और इसलिए उसका एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल नहीं होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि लॉ चाहता है कि माइनर को प्रोटेक्ट किया जाए, उसका एक्सप्लॉयटेशन को रोका जाए। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में यही चीज़ें लिखना है आपको बस। अच्छा, अब प्रश्न ये आता है कि माइनर कौन होता है। देखिए, माइनर बेसिकली वो पर्सन होता है जिसकी एज 18 साल से कम है, वो इज़ बिलो 18। ठीक है, ऐसा कहाँ लिखा है? ऐसा लिखा है सेक्शन 3 ऑफ इंडियन मेजोरिटी एक्ट। सेक्शन 3 ऑफ इंडियन मेजोरिटी एक्ट बोलता है कि मेजर वो पर्सन है जिसने 18 साल की उम्र कंप्लीट कर ली है, और जहाँ पर गार्डियन अपॉइंटेड होना है या कोर्ट्स ऑफ वार्ड एक्ट अप्लाई होता है, वहाँ पर माइनर की मेजोरिटी की एज 21 है। बस आपको इतना याद रखना है कि सेक्शन 3 में मेजोरिटी की एज 18 ईयर्स है। ठीक है, तो माइनर जो भी 18 साल के नीचे है वो माइनर है। अब पोजीशन क्या है? सेक्शन 11 बोलता है कि कॉम्पिटेंट पर्सन कॉन्ट्रैक्ट के लिए वो है जिसकी एज ऑफ मेजोरिटी आ चुकी है, और यदि वो पर्सन अगर कॉम्पिटेंट नहीं है बिकॉज ऑफ हिज एज, तो वो माइनर कहलाएगा, और उसके द्वारा अगर कोई भी एग्रीमेंट किया जाता है तो वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, अब माइनर के एग्रीमेंट के नेचर क्या होता है? देखिए, सबसे पहले तो माइनर का एग्रीमेंट वॉइड एब इनिशियो होता है। वॉइड ऑफ इनिशियो का मतलब वॉइड सिंस वेरी बिगिनिंग, मतलब ये एग्रीमेंट बना ही नहीं, ये कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए मैंने और आपने एक कॉन्ट्रैक्ट किया जिसमें मैंने बोला कि मैं आपको अपनी बाइक बेचूंगा। ठीक है, एक हफ्ते बाद आपको मेरी बाइक की डिलीवरी दे दूंगा। अब जिस दिन मैं डिलीवरी देने वाला था उसके एक दिन पहले मेरी बाइक चोरी हो गई, तो अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसका परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल हो जाएगा, और ये जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है ये अपने आप वॉइड बन जाएगा। तो हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट था आपका और मेरा बाइक बेचने का, वो शुरू में तो वैलिड था, बट क्योंकि मेरी बाइक चोरी हो गई, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट का सब्जेक्ट मैटर है वो चोरी हो गया, अब ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड बन जाएगा। इनिशियली ये वैलिड था, बाद में वॉइड बन गया, तो इट बिकेम वॉइड। बट माइनर के एग्रीमेंट में ऐसा नहीं है। माइनर का एग्रीमेंट शुरू से वॉइड है, मतलब वो कभी वैलिड बना ही नहीं था। तो वॉइड एब इनिशियो का मतलब यही होता है, वॉइड सिंस द वेरी बिगिनिंग, कि मतलब वो वैलिड कभी बना ही नहीं था। अच्छा, क्योंकि अब ये वॉइड एब इनिशियो है इसलिए इसको कोई इन्फोर्स नहीं कर सकता। अच्छा, दोनों नहीं कर सकते, माइनर भी इन्फोर्स नहीं कर सकता और सामने वाला जिसने माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है वो भी इन्फोर्स नहीं कर सकता। चलिए, तीसरा पॉइंट लिखना है कि
माइनर का जो एग्रीमेंट है ये इनकेपेबल ऑफ रेटिफिकेशन है। रेटिफिकेशन का मतलब होता है अप्रूवल, तो आप बाद में उसको अप्रूव भी नहीं कर सकता माइनर। बाकी हम इस पॉइंट को थोड़ा डिटेल में इसी वीडियो में बाद में कवर करेंगे। चलिए, अच्छा, अब नेचर ऑफ माइनर्स एग्रीमेंट में सबसे इम्पोर्टेंट केस है जो आपको लिखना ही है कुछ भी करके, वो है मोहेरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष। देखिए, इस केस के फैक्ट ऐसे है कि माइनर को कुछ पैसे चाहिए होते हैं, तो वो अपनी प्रॉपर्टी को गिरवे रख के एक लोन लेता है। मोर्टगेज का मतलब होता है इमूवेबल प्रॉपर्टी को गिरवी रखना, ठीक है। मोर्टगेज हमेशा इमूवेबल प्रॉपर्टी का होता है, ऐसे ये ज़रूरी, चलो लिख लो यहाँ पर, इमूवेबल प्रॉपर्टी को गिरवी रख कर पैसे लेना, ये होता है मोर्टगेज। चलिए, तो माइनर को कुछ पैसे चाहिए होते हैं, तो वो अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी को गिरवी रख के एक लोन लेता है। जिससे लोन लेता है उसको ये बात पता होती है कि जो मुझसे लोन ले रहा है वो माइनर है, वो फिर भी उसको लोन ले देता है। अच्छा, अब बाद में जब वो लोन के पैसे लेने जाता है मनी लेंडर, तो माइनर मना कर देता है, बोल देता है कि हमारे बीच तो कोई कॉन्ट्रैक्ट था ही नहीं, क्योंकि मैं तो माइनर हूँ और माइनर के साथ कोई भी एग्रीमेंट वर्ड एब इनिशियो होता है, तो इसलिए तुम्हें तो तुम्हारे पैसे मैं नहीं दूंगा। अब वो कोर्ट में जाता है, कोर्ट में माइनर यही डिफेंस उठाता है, तो कोर्ट बोलती है सही बात है, क्योंकि माइनर के साथ जो एग्रीमेंट है वो वॉइड एब इनिशियो है और आपको पता था फिर भी आपने ऐसा एग्रीमेंट करा है, तो वो वॉइड है और आपको आपके पैसे नहीं मिलेंगे। तो आपको मेन इस केस में प्रिंसिपल याद रखना। प्रिंसिपल ये निकल के आया कि माइनर्स एग्रीमेंट इज वॉइड एब इनिशियो, पहला, और दूसरा प्रिंसिपल क्या आया कि नो रेस्टिट्यूशन। रेस्टिट्यूशन मतलब वही, आपको आपके पैसे नहीं मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, अब मान लीजिए कि अगर माइनर का एग्रीमेंट हो गया तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। पहला ये कि अब माइनर के एग्रीमेंट का रेटिफिकेशन नहीं हो सकता। रेटिफिकेशन का मतलब होता है कि अप्रूव करवाना वापस से। माइनर अपने ही एग्रीमेंट को जो उसने माइनॉरिटी में किया था मेजर बन के अप्रूव नहीं कर सकता। इसका इलस्ट्रेशन देखिए, माइनर जब माइनर था पैसे बोरो करता है, जब वो मेजर हो जाता है मतलब 18 साल के ऊपर हो जाता है, वो प्रॉमिस करता है कि जो भी पैसे उसने बोरो किए थे उसको वापस लौटा देगा। तो ऐसा प्रॉमिस वॉइड है। क्यों? क्योंकि ये एक प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स कर रहा है और लॉ क्लियर है कि माइनर कोई कॉन्ट्रैक्ट कर नहीं सकता। चलिए, दूसरे पॉइंट पे आते हैं, स्टॉपेल पे। देखिए, पहले हम स्टॉपेल को समझते हैं कि स्टॉपेल होता क्या है। देखिए, मान लीजिए मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, मैं आपको बोलता हूँ कि मैं आज से 1 महीने बाद ज़मीन खरीदने वाला हूँ, ऐसा करो कि तुम आज से ही इस ज़मीन पर एक बड़ी सी बिल्डिंग बनाना स्टार्ट कर दो। आप मेरी बात सुनकर एक बड़ी सी बिल्डिंग बनाना स्टार्ट कर देते हो। आप मज़दूर ले आते हो, आप रॉ मटेरियल ले आते हो, आप बिछा भी देते हो नींव पूरे मकान की, बिल्डिंग की। अच्छा, अब जब 1 महीना कंप्लीट हो जाता है तो मैं आपके पास आता हूँ, आप मेरे पास आते हो, बोलते हो कि ये ज़मीन आपने ख़रीद ली। मैं बोलता हूँ कि नहीं, मैं तो अब नहीं ख़रीद रहा ये ज़मीन, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। लेकिन आपने तो मेरे वर्ड्स पे बिलीफ रख कर काम चालू कर दिया, अब आपको तो नुकसान हो जाएगा। तो स्टॉपेल का प्रिंसिपल यही बोलता है कि यदि आपने कुछ बोला या कुछ एक्ट करा और आपके ऊपर भरोसा करके आपके शब्दों पे या एक्ट पे सामने वाले ने कुछ कर दिया, तो अब आप अपने शब्दों से पीछे नहीं हट सकते। यही है प्रिंसिपल ऑफ स्टॉपेल, मतलब आपको स्टॉप कर दिया जाएगा वापस पीछे हटने से, ठीक है। तो ये जो डॉक्ट्रिन है ना, ये माइनर पे अप्लाई नहीं होती। इलस्ट्रेशन देखते हैं। माइनर एक कॉन्ट्रैक्ट में इंटर कर जाता है मेजर के साथ, और उस कॉन्ट्रैक्ट में माइनर ये बात छुपाता है कि वो माइनर है। तो अब स्टॉपेल का रूल तो क्या बोलता है कि भाई अगर तुमने कुछ बोला है और तुम्हारे बोलने पर सामने वाले ने एक्ट कर दिया तो तुम पीछे नहीं हट सकते, लेकिन यहाँ पर माइनर पीछे हट सकता है। देखिए, ए माइनर फॉल्सली क्लेम्स टू बी ए मेजर
एंड एंटर्स इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, ही कैन लेटर प्लीड माइनॉरिटी। वो बोल सकता है कि नहीं मैं तो एक्चुअली माइनर था पहले से ही, बट हाँ अगर अडल्ट होता तो फिर स्टॉपेल अप्लाई होगा। चलिए तीसरी बात कि यदि माइनर का कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो उससे उसकी कोई भी लाइबिलिटी नहीं होती है, बट हाँ टोट में माइनर की लाइबिलिटी हो सकती है। मान लीजिए माइनर ने कुछ बम फटाके जला दिए, ठीक है, और उससे जाके नेबर के घर में आग लग गई, तो फिर माइनर टोट के लिए लाइबल होगा, ठीक है। अच्छा, अब ये तो जनरल रूल है कि माइनर का एग्रीमेंट वर्ड एब इनिशियो होता है, बट देर आर सर्टन एक्सेप्शन कि जहाँ जहाँ पे मान लेते हैं कि हाँ यहाँ पर माइनर का एग्रीमेंट वैलिड है। चलिए पहला है सप्लाई ऑफ नेसेसिटी, इसी को बोलते हैं क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट भी। ये एग्जांपल है क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट का, इस पर हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले तो हम समझते हैं कि नेसेसिटी क्या होती है। नेसेसिटी बेसिकली वो चीज़ें जो कि एक इंसान को जीवन जीने में मदद करती है, खाना, कपड़ा, एजुकेशन, मेडिकल केयर, ठीक है। इसको हम बोलते हैं नेसेसिटी ऑफ लाइफ। तो प्रिंसिपल ये है कि यदि आपने माइनर को नेसेसिटी ऑफ लाइफ सप्लाई की, तो जब वो चीज़ें आप वापस माइनर से रिकवर कर सकते हो, बट इसके लिए माइनर पर्सनली लाइबल नहीं होगा, आप उसकी प्रॉपर्टी से रिकवर कर सकते हो वापस से। यदि आपने माइनर को कुछ नेसेसिटी ऑफ लाइफ सप्लाई की, जैसे कि फूड, क्लोथिंग, एजुकेशन, मेडिकल फैसिलिटीज़, तो उसका जो भी खर्चा आएगा वो आप माइनर के प्रॉपर्टी से रिकवर कर सकते हो। माइनर पर्सनली लाइबल नहीं होगा, माइनर के ऊपर केस नहीं कर सकते हो, माइनर की प्रॉपर्टी पे कर सकते हो, ठीक है। इसके ऊपर एक फेमस केस है नाश वर्सेस इनमैन। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि एक टेलर एक्सपेंसिव वेस्ट कोट देता है माइनर को, ठीक है, बट बाद में माइनर पैसा देने से मना कर देता है। तो टेलर बोलता है कि मैंने तो माइनर को नेसेसिटी ऑफ लाइफ सप्लाई की। कोर्ट ने बोला कि नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है, आपने जो सप्लाई किया वो लग्जरी था। अगर आपने नेसेसिटी ऑफ लाइफ सप्लाई की होती तो हम आपको माइनर की प्रॉपर्टी में से आपका जो हिस्सा था वो दिला देते, बट क्योंकि जो आपने लग्जरी सप्लाई की है वो नेसेसिटी नहीं है, और वो नेसेसिटी नहीं है इसलिए हम आपको माइनर से कुछ नहीं दिलाएंगे, ठीक है। इसलिए टेलर वॉज नॉट इंटाइटल टू रिकवर द प्राइस। इसको हम थोड़ा सा यहाँ पर लिख देते हैं एक बार, देखिए एक्सपेंसिव वेस्ट कोट इज नॉट इक्वल टू नेसेसिटी। और क्योंकि ये नेसेसिटी नहीं है, यू कांट रिकवर, ठीक है। दूसरा, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो कि माइनर के बेनिफिट के लिए बनाए गए हैं वो भी वैलिड होते हैं, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अप्रेंटिसशिप, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजुकेशन, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस बेनिफिशियल टू माइनर, ठीक है। इसके एग्जांपल होगा कि आपका अगर कॉलेज में एडमिशन होता है तो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, अगर आप 17 साल के हो वो वैलिड है। फिर दूसरा मान लो कि चाइल्ड एक्टर्स जो होते हैं ना, वो हो गया कॉलेज एडमिशन, ये हो गया 2 एग्जांपल। चलिए तीसरा, देखिए माइनर पार्टनर नहीं बन सकता लेकिन उसको पार्टनरशिप के बेनिफिट्स मिल सकते हैं। पार्टनरशिप भी एक प्रकार का एग्रीमेंट होता है, इसलिए ये भी एक्सेप्शन है। सिमिलरली माइनर एजेंट बन सकता है लेकिन वो पर्सनली लायबल नहीं होगा, जो भी वो करेगा उसके लिए उसका प्रिंसिपल लायबल होगा, ठीक है। माइनर विल नॉट बी पर्सनली लायबल, minor can act as an agent and principal
प्रिंसिपल दो मिनट, थोड़ा सा ये गलत हो गया। देखिए, माइनर कैन एक्ट एज एन एजेंट एंड प्रिंसिपल will be liable for actions of minor। तो यदि अगर प्रिंसिपल ने माइनर को एजेंट बनाया और माइनर ने कुछ भी गलती करी तो आप प्रिंसिपल को पकड़ोगे। अच्छा, माइनर को इंसॉल्वेंट भी डिक्लेयर नहीं कर सकते, दिवालिया भी डिक्लेयर नहीं कर सकते, क्योंकि इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग डेप्थ। फाइनली हम आते हैं रेस्टिट्यूशन पे। क्या रेस्टिट्यूशन का प्रिंसिपल माइनर पे अप्लाई होता है? पहले समझते हैं कि रेस्टिट्यूशन क्या होता है। देखिए, रेस्टिट्यूशन का मतलब होता है टू रेस्टोर बैक। क्या वापस करना है, क्या रेस्टोर करना है? व्हाट वाज गिवन टू यू इन अ कॉन्ट्रैक्ट। आपको कॉन्ट्रैक्ट में जो भी मिला था उसको वापस सामने वाली पार्टी को दे दो। कब देना है? व्हेन कॉन्ट्रैक्ट इज डिक्लेयर्ड void या voidable। तो जनरल प्रिंसिपल तो ये है कि यदि एक कॉन्ट्रैक्ट है जो कि void या voidable डिक्लेयर हो गया तो उसमें आपको जो भी मिला है सामने वाली पार्टी से वो वापस सामने वाली पार्टी को देना पड़ेगा। एग्जाम्पल हम लेते हैं, मैंने आपके सर के ऊपर बंदूक रखी और बोला कि तुम्हारी 1 करोड़ की ज़मीन मेरे नाम पर 1 लाख रुपए में करके दो। अब क्योंकि आप डर गए, आपके सर पे बंदूक है, आपने अपनी ज़मीन मेरे नाम पे कर दी, कॉन्ट्रैक्ट कर दिया और 1 लाख रुपए ले लिए मुझसे, ठीक है, 1 करोड़ की ज़मीन के लिए। अब आप क्या करोगे कि अब आप जाओगे कोर्ट में बोलोगे कि सर ये जो हमारा जज साहब, ये जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है ये कैंसिल करवाइए, क्योंकि मेरे सर पे बंदूक रख के ये कॉन्ट्रैक्ट कराया गया था। तो अगर आपने ये प्रूव कर दिया तो जज ये कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देगा और फिर जज बोलेगा कि जो भी आपने ये 1 लाख रुपए इनसे लिए थे वो वापस दो। तो आप गए, आपने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करा लिया, तो आपको जो ये 1 लाख रुपए जो मैंने आपको दिए थे 1 करोड़ की ज़मीन के लिए, सिर्फ 1 लाख रुपए दिए थे, वो आपको मुझे वापस लौटाना पड़ेगा। यही होता है रेस्टिट्यूशन, ठीक है। अच्छा, तो सेक्शन 64 और 65 डील करते हैं रेस्टिट्यूशन से। ये यही बोलते हैं, यही बात बताते हैं जो मैंने अभी बताई कि यदि एक कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होता है, वॉइड होता है या वॉइडेबल होता है और आप उसको कैंसिल करवाते हो तो जो भी बेनिफिट्स आपको मिले हैं ना वो वापस से रिटर्न करना पड़ेंगे, दोनों पार्टी को करना पड़ेंगे जो भी बेनिफिट्स मिले। अच्छा, अब ये प्रिंसिपल माइनर पे अप्लाई नहीं होता, इसलिए यहाँ पर लिखा है सेक्शन 65 एंड 64 डज नॉट अप्लाई टू माइनर। ये बात लिखी गई थी मोहिरी बीबी केस में, मैं यहाँ लिख देता हूँ ये वाली बात, ये पहला वाला पॉइंट, मोहिरी बीबी जो हमने अभी पढ़ा ना वही वाला। अच्छा, क्यों नहीं अप्लाई होता? देखो, क्योंकि सेक्शन 64 और 65 अप्लाइज ओनली व्हेन देयर इज एन एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट, अप्लाइज ओनली व्हेन देयर इज एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 64 और 65 तभी अप्लाई होते हैं जब एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट होता है, और क्योंकि माइनर का कॉन्ट्रैक्ट तो शुरू से बनता ही नहीं है इसलिए सेक्शन 64 और 65 अप्लाई नहीं होंगे, और इसलिए रेस्टिट्यूशन भी माइनर को करने की ज़रूरत नहीं है। तो पॉइंट ये है। अच्छा, लेकिन इसका पॉइंट ये है कि यदि माइनर के साथ एग्रीमेंट हुआ और माइनर को आपने कुछ दे दिया तो अब वो चीज़ वापस माइनर से आप ले नहीं सकते, ये है क्लियर पोजीशन। अच्छा, अब इसके कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ये है कि मान लीजिए आपने माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जो कि पहले से ही वॉइड होता है, अब और माइनर को आपने कुछ
प्रॉपर्टी दे दी, अपनी बाइक दे दी कॉन्ट्रैक्ट में, है ना, उसने पैसे देने के लिए मना कर दिया, तो आप जाते हो कोर्ट में और बोलते हो कि सर मुझे मेरी बाइक वापस दिलवाओ क्योंकि ये पैसे नहीं दे रहा है। तो यदि बाइक अभी भी माइनर के पास है, यदि प्रॉपर्टी अभी भी माइनर के पास है, तो कोर्ट वो वापस दिलवा देगी। लेकिन यदि माइनर ने वो प्रॉपर्टी बेच दी, यदि माइनर ने वो बाइक बेच दी और उसको उसके बेच दी, तो फिर वो वापस नहीं दिलवाएगी, क्योंकि फिर कन्वर्ट हो गई ना, हो गई बात प्रॉपर्टी। तो बेसिकली पॉइंट ये है, मान लीजिए एक और एग्जांपल, आपने माइनर को 10,000 रुपये दिए उधारी पे, अब आप वापस रिकवर करवाना चाह रहे हो, कोर्ट नहीं रिकवर करके देगी, क्योंकि मनी रिकवर नहीं कर सकते आप माइनर से। और क्योंकि अगर कोर्ट ने रिकवर करवा दिया ना, तो कोर्ट इनडायरेक्टली ये मान रही है कि माइनर के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो वैलिड होता है, जो कि लॉ के अगेंस्ट है। तो इसलिए सिंपल बात है, माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट मत करो। और अगर आपने उसको प्रॉपर्टी दी है, तो प्रॉपर्टी अगर उसके पास है तो आपको वापस मिल जाएगी, लेकिन पैसे दिए तो पैसे वापस नहीं मिलेंगे। और प्रॉपर्टी भी नहीं मिलेगी अगर उसने वो प्रॉपर्टी किसी और को दे दी या बेच दी। ठीक है, ये है क्लियर पोजीशन। अब हम इसको वापस से पूरी वीडियो को रिवाइज कर लेते हैं, पूरे ये क्वेश्चन को, टॉपिक को। कंक्लूजन में, अच्छा पहले कंक्लूजन देख लेते हैं। कंक्लूजन में भी यही लिखना है कि माइनर का एग्रीमेंट शुरू से वॉइड होता है और उसको आप रेटिफाई भी नहीं कर सकते हो। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि माइनर को बचाना ज़रूरी है, उसको एक्सप्लॉयटेशन से बचाना ज़रूरी है। इसका जो जूरिस्प्रूडेंस है वो मोहरी बीवी से इस्टेब्लिश होता है। और बस यही लिखना है आपको, और क्या। कंक्लूजन में ये लाइनें पढ़ लेना, कुछ भी नया नहीं है, जो हमने पूरे उसमें पढ़ा है, पूरे लेक्चर में पढ़ा है, वही बात इसमें समराइज कर रखी है। चलिए, अच्छा एक और चीज़ हम थोड़ा सा लिख लेते हैं कि माइनर का एग्रीमेंट वॉइड एब इनिशियो क्यों होता है, रीजनिंग लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर वाई, यहाँ पर आप एक हेडिंग बना लो, वाई वॉइड एब इनिशियो। तो आपको ये लिखना है, टू प्रोटेक्ट माइनर फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन। देखो क्या है कि माइनर का दिमाग पूरा डेवलप्ड नहीं होता, माइनर एक कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशन को अच्छे से समझ नहीं सकता। तो ऐसी बहुत बार पॉसिबिलिटी होती है कि माइनर को एक्सप्लॉइट कर ले कोई आदमी या कोई औरत। तो इसलिए माइनर के एक्सप्लॉइटेशन को बचाने के लिए लेजिस्लेचर ने ये लॉ लिखा कि माइनर के साथ यदि आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो वो वॉइड एब इनिशियो होगा, ठीक है। आपको रेस्टिट्यूशन भी नहीं मिलेगा, अगर आपने कुछ दे दिया उसको तो वापस भी नहीं मिलेगा। ये सब माइनर को प्रोटेक्ट करने के लिए। चलिए, अब वापस से हम ये पूरी वीडियो को रिवाइज कर लेते हैं। सेक्शन 10 में लिखा है कि पार्टीज कॉम्पिटेंट होना चाहिए। सेक्शन 11 में लिखा है कॉम्पिटेंट वो है जो मेजर है। मीनिंग ऑफ माइनर, 18 साल, इंडियन मेजोरिटी एक्ट, 18 साल से नीचे। पोजीशन अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, वही कि यदि आपने किया तो वो वॉइड एब इनिशियो होगा। इन्फोर्सेबल कोई भी नहीं कर सकता, ना माइनर कर सकता, ना सामने वाली पार्टी कर सकती। रेटिफाई भी नहीं कर सकता माइनर, ओब्लिगेशन भी क्रिएट नहीं होते हैं। मोहरी बीबी ये केस आपको याद रखना है किसी भी हालत में। कॉन्सिक्वेंसेस, रेटिफिकेशन अलाउड नहीं है, एस्टोपल भी अप्लाई नहीं है। एक बार अगर माइनर अगर झूठ बोल के भी कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, बोलता है कि मैं तो मेजर हूँ, फिर भी बाद में अगर वो कोर्ट में जाके बोलेगा कि मैं तो माइनर हूँ, तो कोर्ट उसको बोलने देगी, क्योंकि एस्टोपल का प्रिंसिपल उस पर अप्लाई नहीं होता। लाइबिलिटी कोर्ट में, कॉन्ट्रैक्ट में नहीं होती, लेकिन टॉर्ट लॉ में हो सकती है। यदि माइनर ने किसी का घर जला दिया तो उससे पैसे उसके फैमिली से, उसकी प्रॉपर्टी से, उससे भी रिकवर हो सकते हैं, उसके पेरेंट्स से रिकवर हो सकते हैं। सप्लाई इन स्पेशल सिचुएशंस, अच्छा हाँ, एक्सेप्शंस एंड स्पेशल सिचुएशंस कि हाँ, जहाँ पर माना जाता है कि माइनर का एग्रीमेंट है, जहाँ पर सप्लाई ऑफ नेसेसिटी की गई हो, नेसेसिटी ऑफ लाइफ, क्लोथिंग, फूड, एजुकेशन, ना शोर्स ईमान, ना पर एक्सपेंसिव वेस्ट कोट दिए। कोर्ट ने बोला कि एक्सपेंसिव वेस्ट कोट नेसेसिटी नहीं होते, इसलिए तुम उसके पैसे रिकवर नहीं कर सकते माइनर से। बेनिफिशियल कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो कि माइनर के बेनिफिट्स के लिए बने, एजुकेशन, सर्विस वाले। चाइल्ड एक्टर का एग्जांपल ले लो, कॉलेज एडमिशन का ले लो। माइनर पार्टनर नहीं होता, लेकिन उसको पार्टनरशिप के बेनिफिट्स मिल सकते हैं। माइनर एजेंट हो सकता है, लेकिन उसके एक्ट के लिए प्रिंसिपल लाइबल होगा। माइनर इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं हो सकता। रेस्टिट्यूशन, रेस्टिट्यूशन वही
कि जो भी बेनिफिट्स आपको कॉन्ट्रैक्ट में मिले हैं वो बेनिफिट्स वापस दो, यदि कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होता है तो अडल्ट को तो देना ही है। माइनर को, यदि माइनर को पैसे मिले हैं तो माइनर वापस पैसे नहीं देगा और कोर्ट रिकवर करवा के नहीं देगी। बट अगर माइनर से प्रॉपर्टी माइनर से प्रॉपर्टी रिकवर करवा के दी जा सकती है यदि प्रॉपर्टी अभी भी माइनर के पास है। बट अगर वो प्रॉपर्टी माइनर ने किसी और को दे दी या बेच दी तो फिर कोर्ट आपको वो प्रॉपर्टी रिकवर करके नहीं देगी। कंक्लूजन में यही लिखना है जो यहाँ पर लिखा है, ठीक है। विद दैट वी आर डन विद द माइनर्स एग्रीमेंट। ऑलराइट, सी यू इन अनदर वीडियो, बाय बाय।